तो एक नाम था मेरा, एक जैसे मुझे खुद याद नहीं रहता, तो इधर देव हुए और इधर राज, ये बातचीत लगातार जारी है। लेकिन आप सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि आप ये नहीं जानना चाहते उस बच्चे के अंदर क्या है। आज जिसको कुछ सीखना होता है ना, तो वो तो जमीन में से भी खोद के कुछ निकाल लेता है। ओके, मायूस नयूस शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पांव पर खड़े रहोगे तो थक जाओगे जनाब, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। नमस्कार, मैं राज यादव आज द रियल टॉक शो में आपका स्वागत कर रहा हूं, एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसने लगातार अपनी एक एक स्टेप से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया और अपने कैरियर को ऐसी पहचान दी जिससे आज कई सारे पौधे, एक पौधे ने एक बीज अंकुर छूटा था, उसने आज कई सारे पौधे लगा दिए हैं और लगातार उस मिशन को जारी करके अपने कैरियर के साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग भी कर रहा है। नाम है देवराज राजपूत। देव जी, कार्यक्रम में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद राज भैया द रियल टॉक शो का, जिसने मुझे मौका दिया एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आने का जहां की आवाज लोगों तक जाएगी। वेलकम आपका। देव जी, हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को आप अपने विस्तार से बताइए कि आप क्या करते हैं और आपकी एकेडमी का नाम क्या है, किस तरीके से आप सोशल इंजीनियरिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डांस कोरियोग्राफर देवराज राजपूत, मैं आगरा से ही हूँ। बेसिकली मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, स्लम स्टार वेलफेयर सोसाइटी, जिसका उद्देश्य है जो भी गरीब या स्लम्स एरिया के बच्चे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता या कोई साधन नहीं होता टैलेंट को आगे बढ़ाने का, टैलेंट को मंच देने का, ऐसे बच्चों के लिए मैं काम करता हूँ। उनको मंच प्रोवाइड कराता हूँ, उनको सम्मान दिलाने का काम करता हूँ। कलाकार कोई भी क्षेत्र का हो, लेकिन मैं चाहता हूँ उनको सम्मान मिलना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। देव, सबसे पहले एक ही सवाल बनता है कि देवराज राजपूत कोरियोग्राफर कैसे? देखिए, देवराज राजपूत जो मेरा नाम है, लोग पहचान बनाते हैं अपने घर वालों के नाम से, माता पिता देते हैं बच्चों को नाम, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे नाम से मेरे माता पिता या मेरे परिवार वाले लोग जाने। तो एक नाम था मेरा, एक जैसे मुझे खुद याद नहीं रहता पर, लेकिन कहते हैं ना, उसी से मेरी शुरुआत हुई थी भाई, तो उसको पहले जरूर रखूंगा। मेरा जो रियल नाम है वो है देवेंद्र राजपूत। अब लगा कि यार इस नाम से तो ये तो माता पिता ने दिया है, इससे पहचान बनाऊंगा तो वो तो माता पिता का ही नाम हुआ। लेकिन मैंने सोचा मेरी कुछ ऐसी उम्मीद थी कि मैं अपने नाम से पहचान रहा हूँ, तो मैंने इस डांस की क्षेत्र में आके अपने नाम को बदला और नाम रखा देवराज राजपूत। तब से लोग मेरे परिवार वालों को या मुझे या मेरे काम को सिर्फ ऐसे कहते हैं कि देव राजपूत के बच्चे आ गए या देव राजपूत को बुलाया जाए, तो एक नाम गूंज रहा है हर तरफ। उसकी बड़ी मुझे खुशी है कि ये जो नाम है इसे मैं कभी ढलने नहीं दूंगा, ना छुपने दूंगा। तो जैसा कि आपने बताया भी कि ये नाम शायद हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम लगातार आपसे पिछले 10-12 साल से जुड़े हैं और ये नाम हमारे सामने भी पहली बार आया कि देवराज का कोई और भी नाम है। देव, सबसे पहले एक बात होती है कि घरों में ये अक्सर होता है कि कोई बच्चा अपना कैरियर तैयार करे तो उसके लिए अक्सर मध्यम वर्गीय परिवार सोचते हैं कि नौकरी कराएंगे, तो उसके हिसाब से पढ़ाई कराते, तैयारी कराते हैं। या कोई बिजनेस की ओर परिवार जा रहा होता है तो सोचता है कि इसके उसी के अकॉर्डिंग इसकी पढ़ाई कराई जाए। आपके घर में क्या चल रहा था आपको लेकर के, और फिर आप कोरियोग्राफर की दिशा में कैसे चले गए, किसने मोटिवेट किया था? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने परिवार वालों, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके घर में डॉक्टर हैं तो आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं या फिर किसी भी फील्ड में अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन आप सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि आप ये नहीं जानना चाहते उस बच्चे के अंदर क्या है। कहीं ना कहीं बच्चा इस वजह से भी कभी कभी गलत दिशाओं में चला जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि आज मैं अगर डांस वाली लाइन में नहीं आता तो मैं भी एक गलत रास्ते पे हो सकता, क्योंकि भाई मन की चीज अगर नहीं मिल पाती, कभी कभी ऐसी मन की चीज, ये नहीं कि हर चीज चाहिए हो मन की कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो समाज में नाम भी कर सकती हैं, कुछ अच्छा भी बना सकती हैं, तो मैं कुछ बड़ा भी कर सकती हैं। तो मैं चाहता हूं कि समाज के अंदर जो परिवार वाले जितने भी लोग रहते हैं, एक बार अपने बच्चों से पूछें कि आपका बेटा मन क्या है, रुचि क्या रखती है आपके अंदर। ये करना चाहिए कि आपका बच्चा चाहता क्या है। जरूरी नहीं है वो डांस लाइन में तो वो डांस में कुछ नहीं कर सकता, या वो सिंगिंग क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकता, या फिल्म हिस्ट्री में कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर ड्राइंग में बहुत अच्छे पेंट बनाते हैं लोग और कितने में लाखों में बिकती है आज वो, है ना। तो कहीं ना कहीं आप उसके टैलेंट को देखिए कि उसको क्या चाह रहा है, कदर करनी चाहिए। मतलब आप देखिए कि वो चाह क्या रहा है बच्चा आपका बच्चा चाह रहा है कि मुझे मान लीजिए एक थिएटर आर्टिस्ट बनना है, ठीक है, और आप भेज रहे हो उसको इंजीनियर कॉलेज में, तो क्या लगता है आपका बच्चा वहाँ पढ़ रहा होगा?
मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा वहाँ पढ़ रहा होगा 100% गलत काम के लिए जा रहा है वो, क्योंकि आप उसके अपोजिट जा रहे हो। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप अपने बच्चे को मन को तलाशिए, बच्चा क्या चाहता है, उसको मेहनत करनी चाहिए, एक मौका तो दीजिए लाइफ में उसको। आप जब कोरियोग्राफर बने तो इसके लिए कहीं एकेडमिक आपने एडमिशन लिया था, कहीं सीखा था, कोर्स किया था, या किस तरीके से ये कोरियोग्राफर आपके नाम के पीछे लगा? देखिए, कोर्स वोर्स तो कुछ नहीं किया, और डांस के बारे में तो खैर मैं जानता भी नहीं था, क्योंकि हम भी एक छोटी सी बस्ती में रहने वाले लोग थे, और वहाँ कोई कीड़ा नहीं था डांस वांस का, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि वहाँ पे कोई मतलब इतना वो नहीं था समझदार कि डांस वांस क्या होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, घरों में टीवी थी और दिमाग भी वही, और जो कीड़ा उठता है वो किसी किसी में उड़ता है। तो उस बस्ती में वो कीड़ा मेरे अंदर उठा, ठीक है। वो टीवी देखा मैंने, टीवी देखकर मुझे लगता था यार ये मुझे डांस अच्छा लगता है, मतलब मेरे अंदर एक उमंग आ गई कि यार मुझे भी करना है ये सब चीज़ें। कुछ नहीं था, मैं बचपन से कोई डांसर नहीं हूँ, मेरे घर में सब डांस करते थे, मैं देखता रहता था। तो ऐसे ही एक बार मैं अपने भाई के स्कूल में गया था, मेरा भाई वहाँ समर कैंप ले रहा था डांस के लिए। तो मैंने उन सर को देखा और मैंने वो देखते ही वो डांस सीख लिया पूरा। तो लास्ट में उन्होंने मुझसे करवा के देखा कि तुम्हें कैसे आ गया। तो उन्होंने ये पहचाना मेरे अंदर कि यार इस बंदे में टैलेंट है। मैं देख के उसको कवर कर गया, मतलब जो लोग सीख रहे थे वो नहीं सीख पाए, मैंने सीख लिया उसे, मौके पे ही देख के सीख लिया। कभी कभी मैंने ऐसे दिन भी देखे हैं कि मैंने अकेडमियों के बाहर खड़े होकर भी चीजें सीखी हैं, और मैं उन अकेडमी वालों ने मुझे बुलाया है कि भाई तुम करके दिखाओ, और मैंने किया। क्योंकि कहते हैं ना, जिसको जो मिल रहा है वो उसका फायदा नहीं उठा पाता कभी कभी, लेकिन जो दूर से देख कर उसका मन भर रहा है ना, वो उसका फायदा उठा ले जाता कभी कभी। आपके अंदर एक बचपन से आग पैदा हो रही थी, उस समय टीवी ने आपको कोरियोग्राफर बनाया, तो प्लेटफॉर्म कैसे मिला? ये पहचान जो आज हम देखते हैं कि आप कभी झांसी होते हैं, कभी मथुरा होते हैं, कभी स्थानीय मंचों पे आप सम्मानित होते दिखते हैं, कभी देश की राजधानी दिल्ली पहुंच जाते हैं, तो ये मंच तक पहुंचने का सफर कैसे शुरू? देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूंगा। राज भैया मुझे कैसे जानते हैं, पहले तो राज भैया मुझे बताएंगे। आपके लगातार जो स्लम में आपकी जो उपस्थिति हो रही थी, जो बच्चों में आप सिखाने जा रहे थे, आपके साथ जो बच्चों का जुड़ना हुआ, और आगरा के स्थानीय मंचों पे जब आपने जो परफॉर्मेंस दी है, उससे कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े, और ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर ये कोरियोग्राफर कौन है जो निःशुल्क बच्चों को पढ़ाता है। तो वहाँ से मैं आपसे जी, तो बिल्कुल यही मेरा मानना है कि सोशल मीडिया एक मतलब किंग कह लो आप, किंग राजा है सोशल मीडिया लोगों के लिए। मतलब वो रात ही रात में अगर चाहे तो किसी भी इंसान को लाखों लोगों के दिलों में बैठा सकता है। तो सोशल मीडिया जब शुरू स्टार्ट हुआ तो मैंने फेसबुक भी चलाना नहीं जानता था, मैंने अपने एक दोस्त से फेसबुक आईडी बनवाई थी अपनी। तो उसने कहा भाई तो इस पे वीडियो डाला कर अपनी डांस की। तो भाई उस टाइम पे, आज के टाइम पे तो 70-80 हज़ार के फोन है, उस टाइम पे बता रहा हूँ 9-10 साल पहले की बात है, लावा C2 11 फोन मैंने 500 रुपये में खरीदा था, है ना। उसमें मैं वीडियो देख के डांस सीखता था, वो मेरे भाई ने दिलवाया था मुझे कि इसमें शौक है तो चलो। उस टाइम पे बड़े फोन थे नहीं। और एक और बताऊं, आज के टाइम पे 30-40 हज़ार की होम थिएटर है, साउंड सिस्टम है, लेकिन उस टाइम पे मैं DVD चलाता था, CD से डांस करता था। उस टाइम का 1200 रुपये में CD आ जाती थी, उसको मैं चलाता था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि भाई सोशल मीडिया पे हम लोग वीडियो डाला। अब घर से तो हमें कोई डायरेक्ट कॉल करेगा नहीं, जो सोशल मीडिया जो हथियार बना एक दूसरे तक, लोगों तक पहुंचाने का। तो ऐसे कुछ लोग मुझे नोट करते गए, भाई ये बंदा कर क्या रहा है। देखो, एक बार में कोई निगाह में नहीं आता, और एक बार में कोई किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर पाएगा, ना कोई एक बार में किसी का रिश्तेदार बन सकता है। लेकिन लगातार आप किसी काम को आप देख रहे हो तो मुझे उम्मीद है कि उस बंदे पे विश्वास भी होगा, ट्रस्ट भी होगा, रिश्तेदार भी बन सकता है, और वो उसको जरूर बुलाएगा एक दिन। ये मेरी पहचान थी सोशल मीडिया की वजह से। एक जिक्र आपने किया था कि YouTube जब आपने देखा तो उससे कई सारी चीज़ें सीखते थे आप, तो YouTube वाला सफ़र क्या है? देखिए, YouTube वाला सफ़र, अब जैसे कुछ लोग आज के समय पे क्या कहते हैं, यार मेरे पास फ़ोन नहीं है, या मेरे पास कुछ नहीं है, हम लोग कर ही नहीं पाते, मेरे पास जगह नहीं है सीखने के लिए। तो भाई फ़ोन और जगह उसकी ज़रूरत नहीं है, जुनून की ज़रूरत है। आज जिसको कुछ सीखना होता है ना, तो वो तो ज़मीन में से भी खोद के कुछ निकाल लेता है। मेरे अंदर वो जुनून था, कीड़ा था मेरे अंदर, तो मैंने उस कीड़े को ना समझा, और मैंने अपने दोस्त से मिला, YouTube चलाना सीखा। साइबर कैफे भाई जहाँ हम 50-60 रुपए खा लेते हैं, उन्हीं में पैसे को बचा के मैंने साइबर कैफे को देखा, वहाँ पर नेट खर्च किया, 1-1 घंटे वीडियो शेप कर देता था वहाँ पे। और वीडियो देखते देखते मेरे अंदर कैचिंग पावर तेज थी डांस की, तो मैं तुरंत वीडियो देखता कैच कर लेता था। तो कहते हैं ना, जब पढ़ाई माइंड में तेज भर जाती है तो हम क्वेश्चन बनाने लग जाते हैं। तो वहीं से मैं कोरियोग्राफर बनने लग गया।
चीज़ आपके डांस में कॉमन दिखती है जो कई बार जो आपकी स्माइल भी और जब आप डांस करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गोविंदा का आप ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप लाइक करते हैं उन्हें और डांस की झलक भी होती है। जी देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसे बॉलीवुड डांस, इंडियन डांस है अपना, बाकी सब डांस देखो, जितनी भी डांस के अंदर स्टाइल है वो सब बाहर की है, ये अभी बनी है। लेकिन सबसे पहले जो डांस था वो बॉलीवुड था, जिसे हमारे फिल्मी हीरो करते हैं या सारे लोग करते हैं। गोविंदा डांसर नहीं है, गोविंदा एक एक्सप्रेशन, एक अलग हिस्सा है, तो उससे पहचानी जाती है। तो डांसर्स के अंदर ना एक्सप्रेशन है, तो वो कुछ भी कर ले, उसका स्टेप बहुत प्यारा लगता है। तो कहीं ना कहीं गोविंदा जी को देखते हुए मुझे ऐसा लगता था यार, हमारा मन जब खुद उनको देखते थे, जो मुंह बन जाने लगता था उनको डांस देखते थे, तो मेरे अंदर भी ऐसी उमंग आई। तो मैंने एक बार अपना वीडियो अपलोड किया, तो लोगों ने कहा यार गोविंदा जैसी बिल्कुल एकदम, तो लगा कि भाई चलो कुछ आदत है हमारे अंदर भी, तो उसको क्यों ना हम मंच पे लेके आए। देव, अब तक हम जानना चाहें तो लगभग कितने बच्चों को आप ट्रेंड कर चुके हैं और आज उनकी क्या स्थिति? देखियो, ट्रेंड की तो मैं गिनती नहीं बता सकता, लेकिन बहुत बच्चों को मैंने सिखा चुका हूँ, और कम से कम आज बच्चे अकेडमी चला रहे हैं, अपनी खुद की अकेडमी चला रहे हैं, खुद पैसा कमा रहे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। गुरु के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि वो बच्चा, मुझसे सीखा हुआ बच्चा आज कहीं ना कहीं कुछ कर रहा है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो गुरु से सीखे के बाद निकल जाते हैं और अपने गलत दिशा में चले जाते हैं, लेकिन खुशी इस बात की रहती है कि एक गुरु के लिए कि जिस बच्चे को हमने सिखाया वो कहीं ना कहीं अकेडमी चला के या बच्चों को शिक्षा दे रहा है। आप ये कह सकते हैं कि जो पौध आपने लगाई थी अब वो वृक्ष बनने की ओर आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है, क्योंकि माँ बाप भी यही चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ अच्छा बन जाए। बस माँ बाप की भी यही ख्वाहिश होती है, गुरु की भी यही ख्वाहिश होती है। अब यदि हम बात करें देवराज राजपूत की, लगातार डांस एकेडमी के साथ साथ कुछ सोशल एक्टिविटी दिखती हैं जिसमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इमोशनल भी है और एक हार्ट टचिंग रखता है। तो ये कैसे शुरू किया आपने और क्यों लगा आपको कि मुझे इस दिशा में भी जाना चाहिए? और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, सिस्टम, सरकार, संस्थाएं, तमाम लोग कर रहे हैं, आपको क्यों लगा, आपको क्यों आना चाहिए? देखिए, मैं किसी के लिए कुछ बुरा तो नहीं बोलूँगा, आपको बताऊं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं जो भी कुछ घुसा इस लाइन के अंदर सोशल वर्किंग करने के लिए, वो मैं घुसा अपने डांस से ही। क्योंकि मुझे लगा जब डांसरों पर पैसे नहीं है ना, वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में जाते हैं, उनको मंच मिलना और सम्मान मिलना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं इस लाइन में आया। जब मुझे लगा कि मैं डांसरों के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी, जब मैं इनकम करने लग गया तो मुझे लगा यार कहीं ना कहीं मैं इन बच्चों की जरूरत भी पूरी कर सकता हूँ। ये नहीं कह रहा मैं उनको घर दे दूंगा या मैं उनको कुछ बहुत कुछ दे दूंगा, लेकिन अपनी कमाई का छोटा सा हिस्सा मैं उनकी खुशियों में दे सकता हूँ। आम लोगों में भी आप जाते हैं, चौराहों पर जो लोग रहते हैं, जरूरतमंद रहते हैं, उनके बीच भी जाते हैं, तो किस तरह की दुआएं मिलती हैं? दुआएं तो जैसे कि मान लो एक भगवान का सीधा सीधा आशीर्वाद समझो उसको, क्योंकि दुआ मैं तो नहीं कहता भगवान मैंने कभी देखे, लेकिन जब उन लोगों का, बुजुर्गों का या किसी भी बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है ना, तो वो मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं उसे गरीब समझ के उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, हमें एक भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए भेंट कर रहे हैं एक तरीके से। ये आपकी सोशल इंजीनियरिंग लगातार जारी रहे। आपके परिवार की आज मैं बात करूं तो जब आप अलग अलग जगहों पर मंच पर सम्मानित होते हैं, आपको स्मृति चिन्ह जब मिलते हैं, तो क्या फीलिंग आती है? घर वाले क्या सोचते हैं जब आप लौटते हैं कहीं से सम्मानित होकर? घर वालों का सिर्फ एक ही कहना होता है, सो प्राउड ऑफ यू। इससे बड़ी बात कुछ नहीं है, क्योंकि वो मुझे पर प्राउड करते हैं कि मैंने अपने दम पर अपनी छोटी सी उम्र में जगह जगह बड़े बड़े लोगों से संपर्क बनाया और बड़े बड़े लोगों ने सम्मानित भी किया। इससे मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती इससे बढ़ के। देव, दो बातें और अहम आपसे करेंगे, जिसमें एक कोरियोग्राफर जो बनता है तो उसको क्या सावधानी आज के दौर में रखनी चाहिए? क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि चाहे किसी जिम का ट्रेनर हो, चाहे किसी एकेडमी में कोई कला को सिखाने वाला ट्यूटर हो, वो एलिगेशंस का शिकार हो जाता है। और आप यूनिसेक्स में ट्रेनिंग कराते हैं, आप गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को कॉमन कराते हैं, तो उस समय आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए? क्योंकि आज का दौर बहुत अलग है और कई बार एलिगेशंस आते हैं। देखिए, जो गर्ल्स और बॉयज़ की स्टोरी जो सर ने बताई, ये आजकल मैं भी देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी मैंने बीच में केस सुना था जिम के ऊपर, बहुत सारी जिमें बंद भी हुई हैं, है ना। तो मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर आप कोशिश ये कीजिए कि जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं उनका अलग डिपार्टमेंट कीजिए पूरा, ठीक है। स्टार्टिंग से ही आप उनको मत लीजिए, इन्वॉल्व कीजिए। जब तक आपको लगे साल 1.5 साल अलग अलग करिए उनको,
उनकी फ्यूचर जानो, उनके बारे में वो क्या है क्या नहीं है, उनका नेचर देखो कैसा है, ठीक है, तब उनको इन्वॉल्व कर सकते हो। उससे पहले आप इन्वॉल्व नहीं कीजिए उनको। अलग बैच ही रखिए उनका। अलग बैच रखने से क्या होगा, एक तो ना तो गर्ल्स के ऊपर कोई बात आ गई ना बॉयज़ के ऊपर कोई बात आ गई। कभी कभी देखो दोनों चीज़ हो सकती हैं, बॉयज़ भी फंस जाता है कभी कभी चीज़ों में, और कभी कभी गर्ल्स भी फंस जाती है। तो इससे अच्छा है अपना अलग रखिए मामला सारा सेटअप। लेकिन एक ट्यूटर जो होता है, जो सिखाता है, उसको कहाँ तक जज करने की ज़रूरत है? जैसे कई बार जैसे अब हम अपने बच्चों का एडमिशन कराने जा रहे हैं, तो हमें क्या देखना चाहिए कि एक एकेडमी की रेपो कैसी है या क्या है? देखिए, सबसे पहले ये बहुत अच्छी बात कही भैया ने कि हम पेरेंट्स को क्या देखना चाहिए उस एकेडमी के अंदर। देखिए, सबसे पहले बात तो आप ये देखिए उस एकेडमी में माहौल क्या है, मतलब बड़े लोग कितने हैं, गर्ल्स कितनी है, कैसा रहन सहन है वहाँ का, ठीक है। 2 दिन अपने बच्चों को भेजिए और बैठिए वहाँ खुद आप वहाँ पेरेंट्स को साथ में खुद बैठना चाहिए, कोच है, ठीक है, कि 2 दिन में क्या मतलब कैसी फीलिंग। सबसे बड़ी चीज, सबसे पहले बार तो आप किसी के पास जा रहे हो तो उसके बारे में जानिए। आप किसी के बारे में जाने नहीं और डायरेक्टली जा रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है। आप 10 लोगों से आस पड़ोस में उसके बारे में जानिए कि भाई ये बंदा कैसा है। मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर रहेगा। अंदर घुसने से पहले आप लोगों से अड़ोस पड़ोस में पूछिए कि बंदे की आदत क्या है, ये कैसा डांस सिखाता है, पहले वहां जानिए। उसके बाद क्या होगा कि आप अंदर जाइए, अंदर जाके ये भी सोचिए उस बंदे से आप क्या क्या काम करते हैं, डांस के अलावा और क्या क्या करते हैं। तो इससे पता चलता है ये बंदा क्षेत्र में सामाजिक व्यक्ति है या नहीं। देव, आज जो कोरियोग्राफर बनने की लाइन में लगे हैं, नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि हम इसे अपना जुनून और जज्बे की कहानी समझ कर आगे बढ़ेंगे और उनका आगे वो कैरियर बनाना चाहते हैं, तो इसमें क्या स्कोप है आगे जाके? देखिए, आगे जैसे हम लोग पढ़ाई की तैयारी करते हैं सर, आपको पता ही होगा, पढ़ाई की तैयारी करते समय हर एक इंसान बस यही चाहता है कि नौकरी लग जाए हमारी और कुछ पैसा कमाए, हम भी अपने माँ बाप के सपने पूरे करें या अपने जो भी शौक है वो पूरे करें। तो डांस लाइन भी एक ऐसी लाइन है, सबसे बड़ी चीज इसमें एक तो पहचान भी मिलती है, नाम भी मिलता है, समाज के अंदर आप बीच में भी आ रहे हो। दूसरी चीज, अपना स्टूडियो खोल के अच्छे से आप उसमें अर्निंग भी कर सकते हो। मतलब जैसे कि जो लोग सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करते हैं, आप वहाँ 2 घंटे में भी अगर 20 बच्चे कर लेते तो 20,000 रुपये हो गया। दोनों तरह का स्कोप है कि आप नौकरी भी कर सकते हैं और अपने एकेडमी के खुद मालिक भी बन सकते हैं। चलिए देव, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। द रियल टॉक शो के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये किस तरह का शो है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ राज भैया का, द रियल टॉक शो का, क्योंकि ये जो शो है ना, मुझे लगता है आगरा के अंदर कोई भी किसी ने भी नहीं चलाया अभी तक ऐसा शो। ये शो नहीं, ये एक ऐसा जमीनी कार्यक्रम है जहाँ से लोग जो जुड़ रहे हैं ना, वो जमीन के स्तर के लोग हैं, मतलब जो अपनी बात को रखेंगे, और ये इस शो के माध्यम से ये आवाज दूर दूर तक जाएगी। और पहला कार्यक्रम देख रहा हूँ मैं ऐसा, जो ऐसे लोगों को बुलाकर ऐसा सम्मान दे रहा है और उनकी आवाज को आगे तक पहुंचा रहा है समाज के अंदर। बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने व्यस्तम समय से हमें समय दिया और आप कार्यक्रम का हिस्सा बने। धन्यवाद सर आपका भी, और मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर, बहुत अच्छा फील हुआ। और ऐसे कार्यक्रम में मैं तो कह रहा हूँ आप सभी लोगों को भी जुड़ना चाहिए भाई। आपके अंदर कुछ भी अलग चीज़ है, यूनिक चीज़ है, तो आप भैया से मिलिए और अपनी बात जरूर रखिए, क्योंकि आपकी आवाज़ को ऊंचाई तक पहुँचाने का इनका काम है। धन्यवाद। दोस्तों, ये थे देवराज राजपूत। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने जज्बे और जुनून को अपना कैरियर बना दिया है। इस तरह की पर्सनैलिटी लगातार इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगी। आगे भी मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। इंसानियत के पुजारी हमारे इस कार्यक्रम का हमेशा हिस्सा रहेंगे।